राजनीति बारात सजी है, नेता बने हैं दूल्हे, दुल्हन रूपी कुर्सी के लिए घर की दुल्हन। वो आज कई स्कूलों में वो सरस्वती वंदना गाई जाती है। जो विलोम शब्द हैं, अच्छा, उनको चौपाई की धुन में ढाल करके बच्चों को याद करने में बड़ा आसान होता है। क्या आप मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ये जो लेखन है, कविता पाठ जिसको आप कह रहे हैं जी, इसको एक कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं? जरा सी अवेयर होने पर गुरुजी ऊट बैटर मुर्गा बनौन था, भिंडी नटकटे छोरों पर लट्ठी, कंडा दिन भी कभी सल सलियोन था। बड़ा खतरा था, आसानी से वो टल गया क्योंकि मुझे वक्त से इसका आभास हो गया था। नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप सकलानी और फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने प्यारे 12 मास पर। और आज इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में मेरे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनकी कलम ही उनका परिचय है। जी हाँ, मूल रूप से तो वैसे ये शिक्षक हैं, लेकिन उत्तराखंड में अगर इनको जाना जाता है तो इनकी कलम की ताकत के लिए जाना जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड के मशहूर कवि श्री बेली राम कंसवाल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। बहुत धन्यवाद आदरणीय सकलानी जी और 12 मास की पूरी टीम, सुधाकर भट्ट जी, नवदीप रावत जी और उत्तराखंड की महान विभूतियों से सुसज्जित हमारे 12 मास को यो कक्ष और ये माँ जथका भी ब्रॉडकास्ट आपका हुए ना, जथका भी पुराना हम आपका वीडियो देखे ना, हम बड़ा प्रभावित हुए यहाँ। और एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद आमंत्रण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना सराहा, हमारे काम को आपने सराहा इसके लिए, क्योंकि आप जैसे हस्ती अगर आपके मुंह से सुने तो अच्छा भी लगता है। तो इस पॉडकास्ट में सर आपके साथ बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। पहले मैं और हमारे 12 मास के सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे एक शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते हाथ में कलम लेकर एक कवि के रूप में अपनी पहचान बनाता गया। तो पहले आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं, फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल सकलानी जी, मैं मूल रूप से 11 गाँव ग्राम भेटी जी और कोई मूल निवासी छौँ। वर्तमान में घनसाली में मेरो आवास है। प्रारंभ में जब मैं अध्यापन कार्य का साथ साथ लेखन कार्य करता तो हिंदी में मेरो ज़्यादा रुझान था। और धीरे धीरे जब मेरी पोस्टिंग अपना क्षेत्र में हुई तो गढ़वाली में मेरो ज़्यादा लेखन कार्य च जी जी तय कोई एक विशेष कारण च, क्योंकि जब अपना क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हुए तो अपना घर गाँव का दाना बुजुर्ग, अपना माता पिता पड़ोसी, अपना गुरुजी और अपना सगा संबंधियों का संपर्क में मैं ज़्यादा रही हूँ जी। तो गढ़वाली का प्रति मेरा रुझान बहुत ज़्यादा, मैं तो उत्साह मिली गढ़वाली लेखन से। जी, ये मैं जानना चाहूँगा सर, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मूल रूप से आपका पेशा शिक्षण है जी, लेकिन आपको आज अगर जाना जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्या काफ़ी राज्यों में आप क्योंकि कवि सम्मेलनों में भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो बेसिकली आपको कवि के रूप में वहाँ पे जाना जाता है। तो ये कैसे एक शिक्षण कार्य से आप कवि के पेशे में ढले? क्या पारंपरिक कोई जेनेटिकली आपको ये मिला या अचानक से ही आपको ख्याल आया कि नहीं कुछ करना चाहिए अपनी संस्कृति के लिए? मुझे लगता कहीं ना कहीं जेनेटिक भी इसका असर तो होता ही है जी। हमारे चाचा जी, मेरे पिताजी बहुत बाकपटू जिसको बोलते हैं, जी जी, हाजिर जवाब। अच्छा। उस समय दिक्कत ये थी कि कोई उनकी जो शैली थी बातचीत करने की जी वो लिपिबद्ध नहीं हो पाई। जी 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 जी। लेकिन मेरे चाचा जी शिक्षक थे जी। चित्रकारी के बड़े अच्छे शौकीन थे। ओह हाँ, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक भी इसका बड़ा प्रभाव होता है। जी जी जी। लेकिन मेरा जो रुझान इस तरफ बढ़ा जी 1996 की एक छोटी सी घटना है, 96-97 की होगी जी। उत्तर प्रदेश में एक बार मायावती और कल्याण सिंह जी का ऐसा गठबंधन बना कि 6 महीने की सरकार मायावती जी चलाएंगे, 6 महीने की कल्याण सिंह जी। तो उस समय जो चुनाव हुए थे, मायावती जी ने तो सरकार चलाई जी, लेकिन बाद में गठबंधन टूट गया। तो तब 4 पंक्तियां मेरे ध्यान में आई थी और वो खूब प्रसिद्ध हुई थी उस समय। ओह
राजनीति बारात सजी है, नेता बने हैं दूल्हे, दुल्हन रूपी कुर्सी के लिए घर की दुल्हन भूले। वाह वाह वाह। तो यहाँ से मेरी कविताओं की, हिंदी कविताओं की शुरुआत हुई थी। वाह वाह वाह। आप क्या कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, शिक्षक बेलीराम कंसवाल या कवि बेलीराम कंसवाल? अब ये आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया मुझे, क्योंकि शिक्षक मेरा पेशा है जी और प्रारंभिक जो मेरा काम है वो शिक्षण ही है। जी 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 जी। मेरा काम है बच्चों को सजाना संवारना, जी उस फुलवारी को जी। खिलाना। तो कहा जाता है कि कवि तो जब लिखने बैठते हैं तो ख्यालों में कई दिनों तक डूबे रहते हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप इतने डूब चुके हैं अपनी कविताओं में कि कहीं ना कहीं उससे, जो आपने अभी खुद ही कहा है कि आपका प्रारंभिक जो कार्य है वो शिक्षण है, तो वो इफेक्ट तो नहीं करता है कविता उसको? मैं प्रयास ये करता हूँ कि जब मैं स्कूल के गेट के अंदर जाता हूँ तो ये सब चीज़ें बाहर रख देता हूँ। इन सब चीज़ों को मैं स्कूल के गेट के जब बाहर आता हूँ तो ये जो सामाजिक कार्य हैं, ये काव्य लेखन है, साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, तब मैं इनको शुरू करता हूँ। स्कूल के गेट के अंदर केवल एक ही काम, शिक्षण कार्य। बहुत सुंदर सर। और क्योंकि आप शिक्षण के क्षेत्र में भी हैं, तो जो आपके बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे होते हैं, क्या वो भी आपकी कविताओं का आनंद लेते हैं? मैंने एक गढ़वाली वंदना जी। 2018 में रचना की थी और एक छोटी सी बालिका, 11 साल की बालिका सपना उनियाल ने उसको गाया था। वाह। वो आज कई स्कूलों में वो सरस्वती वंदना गाई जाती है। अच्छा। दूसरा, जो प्रार्थना के समय जो समूह गान होते हैं अपने विद्यालय में, वो मेरे अपने होते हैं। अच्छा। कुछ गढ़वाली में, कुछ हिंदी में। वाह। तो तीसरा, एक छोटी सी बात और है, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। जी। मैंने ऐसा प्रयास किया है कि जो विलोम शब्द हैं, अच्छा, उनको चौपाई की धुन में ढाल करके बच्चों को याद करने में बड़ा आसान होता है। वाह। और विलोम शब्दों को भी चौपाइयों की धुन में ढाल करके और उस तरीके से बच्चों को मैं पढ़ने के लिए देता हूँ और बहुत जल्दी बच्चे उनको याद कर लेते हैं। और लगभग 50 से अधिक पर्यायवाची शब्द और 100 से अधिक विलोम शब्द मैंने इसी प्रकार चौपाई की धुन में बना करके बच्चों को प्रस्तुत कर रखे हैं याद करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये तो बहुत ही सुनने में भी बड़ा रोचक लग रहा है, क्योंकि इससे तो मैं ये समझ पाया हूँ कि जैसे मैं कह रहा था कि कहीं इफ़ेक्ट ना करते हूँ आपके शिक्षण कार्य को, तो अब मुझे लग रहा है ये तो और इंटरेस्टिंग, बल्कि बच्चों के लिए एक पढ़ाई का माध्यम बन जाता है। तो आप जब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, आपने जब लेखन शुरू किया था इस फील्ड में, तो कोई प्रारंभिक आपकी कोई रचना रही होगी? प्रारंभिक रचना एक अपने 4 धाम पे अच्छा, मेरी एक रचना थी जी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, 4 धाम पर एक रचना थी जी। तो आप अगर कहें तो मैं उसको जी जी प्रस्तुत जी, कर बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बड़ा अच्छा अवसर है जी। 4 धाम यात्रा का भी है जी, और हम 4 धाम यात्रा के एक बहुत ही खास पड़ाव घनसाली में बैठे हैं। बिल्कुल। एक बार फिर 12 मास के सभी दर्शकों को एक बार फिर प्रणाम। और एक कविता के रूप में आपके सामने गेय कविता है जी और गढ़वाली में है। जी, बहुत सुंदर। तो सुनिएगा। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार, गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार, पावन तीरथ धाम ही 4, गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार। एक मेरी ये रचना है। वाह। और एक ये रचना मेरी परिवर्तित करिकते है कि धुन मच बनाई जी जी। तो तीचो सुनो जी। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार, पावन तीरथ धाम 6 उत्तराखंड की धरती
तीछे महान मन की बीचिन यक देवतों समान, मन की बीचिन यक देवतों समान। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार पावन तीरथ धाम चार। आपने तो सर चारों धाम के दर्शन, सच में मैं खो गया थोड़ी देर के लिए। चारों धाम के दर्शन आपने यहीं पे करवा दिए और आपके कंठ में सही में ऐसा लगता है कि सरस्वती साक्षात विराजमान है। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि हम धन्य हैं कि आपने हमें समय दिया। और ना कहाँ प्रेम है, नहीं ऐसा समय कहाँ मिलता है। तो आप सर सुनने में, क्योंकि मैं भी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग देखते सुनते हैं। तो आजकल के जो युवा बच्चे जी अपने करियर के रूप में, क्योंकि जब वे इंटर पास आउट हो जाते हैं तो डिजिटल दौर में अपना टैलेंट को दिखाने का माध्यम भी है जी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ये जो लेखन है, कविता पाठ जिसको आप कह रहे हैं, इसको एक कैरियर के रूप में भी अपना सकती है? अब ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। कैरियर के रूप में देखो, ऐसा है कि अब हमने भी इसको तब अपनाया है जी जब हम अपने सर्विस में जुड़ गए जी। कैरियर के रूप में इसके लिए बहुत बड़ा समय चाहिए और बहुत बड़ी मेहनत भी चाहिए, और विशेषकर अगर आपको हिंदी के क्षेत्र में जाना है तो आपको बहुत संघर्ष मिलेगा आगे। नहीं, मैं सर आपसे बेसिकली पूछने का कारण मेरा ये था जी कि जैसा आप कह रहे हैं कि उतना अपॉर्चुनिटी शायद नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपका कहने का तात्पर्य। लेकिन अगर मैं देखता हूँ किसी अन्य भाषाओं में, या हिंदी भाषा की तरफ चलिए हम चलते हैं, तो कुमार विश्वास जी अपनी लेखनी के दम पे प्रोफेसर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बड़ा आज नाम है जी। और मनोज मुंतशिर जो लगातार हिंदी मूवियों में भी अपने गीत से जाने जा रहे हैं, तो वो एक कैरियर के रूप में भी उसको लिया है उन्होंने। बिल्कुल। तो ऐसा क्या कारण आप मानते हैं कि गढ़वाली या कुमाऊनी, बेसिकली मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, वहाँ पर इसको आज भी उस तरीके से, चाहे हमारे कवि हों या जो इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं, उस लेवल का अचीवमेंट नहीं हासिल कर पा रहे हैं जैसे अन्य भाषा जो मैंने अभी आपसे बात की? क्या आप देखते हैं इसमें क्या कमी रह गई? गढ़वाली, जहाँ तक गढ़वाली की बात है, तो हम एक प्रकार से कुछ लोगों को, जैसे हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, वो भी मूल रूप से कवि हैं जी, बिल्कुल, और ऐसे लोगों का उदाहरण हम सामने रख करके हम उसको अपना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत, परिश्रम और लगन की बहुत आवश्यकता होगी। नेगी दा का आपने जिक्र किया, तो चलिए, मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, पहाड़ पर लिखते लिखते जी, नेगी दा नहीं, ऐसे कई और लोग भी हैं, लेकिन नेगी दा का क्योंकि आपने जिक्र किया, और एक इतना बड़ा नाम है जिनको गढ़ रत्न की संज्ञा दी जाती है, और न केवल गढ़वाल में, न केवल कुमाऊं में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी हमारे उत्तराखंड प्रवासी हैं उनके गीत सुनते हैं, और वो भी आपने का एक लेखक हैं। लेकिन पलायन पे लिखते लिखते ही नेगी दा ने ही पलायन कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पलायन दो प्रकार का होता है जी। एक तो पलायन ऐसा होता है कि अपने मकान, घर, खेत सब बंजर छोड़ करके, खंडर करके और चले गए देहरादून, दिल्ली, ऐसे शहरों में। एक पलायन ऐसा है कि जिसने अपना गांव का जो मकान है उसको भी ठीक से सजा संवार के रखा है, उसकी खेती भी बढ़िया सी चलती है, लेकिन उसकी मजबूरी है आजीविका के लिए जी जी, वो देहरादून, दिल्ली या कहीं अन्य शहरों में गया हुआ है जी। तो पलायन में हमारा ये मत है कि भाई देखो, ऐसा है कि अपने जो गांव के हमारे घर हैं उनको खंडर ना होने दें, बहुत सुंदर, हमारी जो ज़मीन है उनको बंजर ना होने दें, जी। ये प्रयास रहे। बाकी मजबूरी है हमको अपनी आजीविका के लिए जी, या अपने मेडिकल से संबंधित कुछ समस्याओं के लिए जी जी, या कहीं पढ़ाई की और किसी ऐसी बात के लिए तो जाना तो पड़ेगा ही। जी जी जी। तो चलिए मैं फिर से, क्योंकि आप पे लौट आता हूँ, आप क्योंकि
कविताएं लगातार लिखते आ रहे हैं। आपकी कविताओं का मुख्य शीर्षक या किस भाषा में आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कविताएं लिखना? गढ़वाली हो या हिंदी में भी आप कविताएं लिखते हैं? जी जी जी। तो कहाँ पे मतलब आप किस जोनर में, मतलब मैं कहूँ कि कवि बेलीराम कंसवाल जी का कौन सा जोनर है? अब गढ़वाली मेरा बिल्कुल मन के करीब की बात है जी, मेरे दिल के करीब की बात है गढ़वाली, जी, और हमारी दूध बोली है जी, तो उसका हमारे करीब होना बहुत स्वाभाविक है। जी, लेकिन हिंदी चूँकि मेरा विषय है जी, इसलिए वो भी दिल से दूर नहीं है। जी, 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 तो मेरे जो विषय हैं हिंदी और गढ़वाली दोनों पर जो है मैं समान रूप से दोनों को समय देता हूँ। जी, लेकिन हिंदी का क्षेत्र बड़ा है, जी, बिल्कुल, गढ़वाली का क्षेत्र सीमित है। जी, तो फिर गढ़वाली का क्षेत्र, अब जैसे हमारा घनसाली क्षेत्र था, जी, तो घनसाली क्षेत्र में हमारे गढ़वाली कवि हुए हैं जीवानंद सिरियाल जी, 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 घनश्याम सैलानी जी जी, और गुणानंद पथिक जी। बिल्कुल, जी, तो ये लगभग समकालीन कवि थे। जी, और उनके जाने के बाद गढ़वाली साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गैप, शिथिलता या शून्यता जी, आ गई थी। फिर हम लोगों ने आपस में मिलकर के प्रयास किया जी, और गढ़वाली का एक प्रकार से जो पौधा सूख रहा था जी, उस पर पानी डालने का काम किया। जी, पौधा तो लगा हुआ था, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन हमने उस पर पानी डालने का काम किया। अपेक्षाकृत आप पौड़ी चले जाइए, रुद्रप्रयाग चले जाइए, देहरादून चले जाइए, यहाँ पर गढ़वाली के प्रति लोग काफ़ी संवेदनशील हैं, जागरूक हैं। जी, गढ़वाली साहित्य के क्षेत्र में कह रहा हूँ मैं। जी, जी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा काम कम हो रहा था। लेकिन आज स्थिति ये है कि टेहरी में, टेहरी जिले में गढ़वाली के क्षेत्र में खूब प्रयास हो रहा है। जी, 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 आप जैसे चंद्रदत्त सुयाल जी हैं, जी, बिल्कुल, सोमवारी लाल उनियाल जी हैं, बिल्कुल, सोमवारी लाल सकलानी जी हैं, बिल्कुल, हमारे एक मित्र हैं अमरीश चमोली जी, जी, यहाँ चंबा में, हमारे विजय रतुड़ी जी हैं, जी, जी, नरेंद्र कुंजन नेगी जी हैं, बिल्कुल, जी, मनोज रमोला जी हैं। जी, 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 कई लोग ऐसे हैं हमसे जुड़े हुए हैं जो गढ़वाली के क्षेत्र में खूब काम कर रहे हैं। तो सर जब काम कर रहे हैं तो बातचीत का सिलसिला चलते रहेगा, कुछ हो जाए दर्शकों के लिए एक आध आपकी? जी बिल्कुल, मशहूर कविताएं कुछ तो चलदा गढ़वाली में। जी बिल्कुल, और आपने ले जाना बचपन का दिनों में। वाह, जी, बचपन का दिन यानी हमारा स्कूल का दिन। जी, जी, तो स्कूल का दिन का न भला था पहली, जब दूर दूर बेटी पढ़ने जाना था और चपली नहीं थे तब नांगे खोटू घंटी सुनी थे अटकी जाना था। ये काम आपन भी करे वाला हमन भी करे। क्या बात। माँ का न लाड प्यार में रथनियों घ्यू माँ कोद की रोटी खलोन थे, भक भरी कर थुमेरा लगे क दगड़ा में गौड़ी को दूध पिलोन थे। बस गया दी बरखा और भारी ओस में, बस गया दी बरखा और भारी ओस में पैंट घुंडू तक बिटोल देन था, पैंट घुंडू तक बिटोल देन था और बाबा जी तीन लड़ा तारी माँ दगड़ा में जय कर गदरा तरोन था। वाह। जरसी अबेर होने पर गुरुजी ऊट बैठर मुर्गा बनोन था, भिंडी नटकटी छोरों पर लट्ठी कंडा दिन भी कभी सल सलियोन था। लाखड़ा की पार्टी बने के घर में कमेड़ा कुटी के शाही बनोन थे। अब मैं अनुमान चिकी काम आपन तो न करी वाला, लेकिन हमारा टाइम पर हमारी जो अगली वाली पीढ़ी चे तो उन करता, हमन भी नहीं करी नहीं काम। लाखड़ा की पार्टी बने के घर में कमेड़ा कुटी के शाही बनोन था और कना भला दिन कना भला था गुरुजी जब आंगली पकड़ी के लेखड़ चिकोन था। बाल दैनी भैंसी को दूध शीशी में, अब गुरुजी के दूध ले जाना था स्कूल में जी, चाय बनाना था। जी, बाल दैनी भैंसी को दूध शीशी में आग जगोना का लाखड़ी ले जाना था और इंटरवल में झिलसा पिलसी गुरुजी की गाड़ी चाय बनाना था। दाल चौंद बरो काखड़ी मुंगरी घर बिटी घिया का शेर ले जानता और कनो प्यार प्रेम था गुरुजी का मन में हम ते जानी औलाद मानता। इम्तिहानों का नेड़ू धोरा, इम्तिहान यानी परीक्षा, इम्तिहानों का नेड़ू धोरा स्कूल माँ ही डेरो जमोन था, डक्याण बिछौनी दगड़ा में लीक राती को बासा पढ़ने जाना था। रिजल्ट का दिन की छुई का खिलाड़, बिल्कुल, रिजल्ट का दिन की तो छुई का खिलाड़ दुख दुखी मन मान लगी रहन थे और पास फेल की चिंतम पहली की कई कई राती उड़दी कटीन थे। पास हुए तब नई जमात में जानकते कनु उलार रहन थो और स्कूल खुन पर बगछट हुए हमकते जन त्योहार होते। छुट्टी हुए ब्याग निबगत जब भूकन जो की कब ले जानते,
छुट्टी हुए कि ब्याख निभगत जब भूकन जो की कब ले जान थे तब माँ भी झट गए अमेर थे भुज्जी चवरिया ना जो भात खलोन थे और खैपी के तब दगड़ियों दगड़ी गौड़ी कलोड़ी चरोण ले जान थे और धौला बुल्ला की डुकर तालियों माँ बल लड़ोण की शर्त लगान थे। बर्त बटेन थे भारी शौक से भीमला की फांगियों में हिनोले लगान थे। बर्त बटेन थे भारी शौक से भीमला की फांगियों में हिनोले लगन थे और झमका झोली में चरम टूटी के बतियरों की तो छाटी ले जानते। वाह वाह वाह। हिंसर कांगो किनगोड़ की दादी, ये आप लोगों ने भी खाए वाला जी। ये हमारा पहाड़ी फल छन। हिंसर कांगो किनगोड़ की दादी कांडो में चिरड़ा बुरड़ा लगन थे और भीमली खानक फांग फांग में घिचा लाल करी तब घर ऑन थे। वाह। कन भला दिन कन भला था गुरुजी, कन भला दिन कन भलो थो बचपन ब्याली की छुई जनी नी बिसरींदी चिंता फिक्र नहीं थे कुछ मन में अब तो दिन की याद सतोंदी अब तो दिन की याद सतोंदी। वाह वाह वाह। तो ये बचपन का दिन था हमारा, तो इसीलिए मैंने ठीक ही सुना था जी कि मुझे सच में, मैं आपसे आज इस बात को कह रहा हूँ कि मैं कहीं मित्र मंडली में बैठा हुआ था तो वहाँ पर जब ऐसी बातें चली जी तो मुझे किसी ने कहा था कि यार आपके क्षेत्र के बेलीराम कंसवाल जी, उनकी कविताओं में बहुत ही मार्मिक भाव रहता है जी। बहुत तो सुनी तो मैंने आपको, क्योंकि डिजिटल माध्यम से मैंने कहा था कि काफ़ी आपको तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब जब आप सामने बैठ के जब पढ़ रहे हैं तो मन कर रहा है आप बस ख़त्म ना हो, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और मतलब जब आप चार धाम की बात करते हैं तो लगता है कि चारों धाम यहाँ पर हैं। अब आप बचपन की तरफ ले गए हैं तो पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे भी अपना बचपन मतलब याद आ रहा है। और जितने हमारे तमाम दर्शक इस कविता को सुन रहे होंगे उनको भी वो भाव जागेगा। मतलब कितना बारीक से आपने। तो मुझे सर एक चीज़ बताइए, जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो कभी मन में ख्याल नहीं आता कि यार क्योंकि जैसे नेगीदा ने एक, क्योंकि वे भी एक सरकारी सेवक थे, उसके बाद वे गढ़वाली लेखन में और एक गढ़ रत्न के रूप में जाने गए। तो कभी बेलीराम कंसवाल जी का ऐसा सपना है कि हाँ भाई कुछ गढ़वाली लोक साहित्य में लिखा जाए, कुछ ऐसा आपका कुछ सोच विचार? गढ़वाली लोक साहित्य में तो ये चल ही रहा है जी। नहीं, मेरा मतलब सर ये गायन से जी गायन से ताकि, क्योंकि मेरा सर थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई गीत बजता है तो ज़्यादा कनेक्ट यूथ व्यू से अपने को करता है। तो अगर ये भाव अगर गीत संगीत के माध्यम से आए क्यों नहीं, तो चार चांद उसमें लग जाए। तो अगर आप इस ओर भी अगर करें मेरी तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको मैं ये बता दूं जी कि मैंने एक भजन माँ कालिंका पे लिखा है। अच्छा। और उसको गाया भी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी बाकायदा हो रखी है। बहुत सुंदर। और ये बात 2022 की है जी। वो बाकायदा जो है YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है जी। लेकिन चूँकि गाने के मामले में मैंने बहुत प्रयास नहीं किया है। जी करिएगा सर, मेरा एक सुझाव है आपसे, करिएगा, बहुत खिल के आएगा। मैंने ये सुना था बीच में कि क्योंकि आप तो क्योंकि एक भाई हमारे लिए तो एक सेलिब्रिटी के रूप में हैं, है ना, तो आपका स्वास्थ्य भी हार्ट की समस्या से आप जूझे थे बीच में काफ़ी समय, आप शायद फिर लेखन से दूर भी हुए। क्या मतलब अचानक ये घटना घटी आपके साथ? हाँ, मेरा जो है मुझे थोड़ा चलने में दिक्कत महसूस हुई जी। जब मैं चढ़ाई पे चलता था जी। तो मुझे थोड़ा दिक्कत महसूस हुई, तो उसकी जांच करी जी तो पता चला कि कुछ ब्लॉकेज है। अच्छा। तो डॉक्टर की सलाह थी कि भाई आप जो है आपको इसमें जो है स्टेंट करने पड़ेंगे। तो भगवान की कृपा ये रही कि वो बहुत आसानी से जो बड़ा खतरा था आसानी से वो टल गया, क्योंकि मुझे वक्त से इसका आभास हो गया था, मतलब समय पर आभास हो गया था, पूर्ण रूप से स्वस्थ। हाँ, समय पर आभास हो गया था जी। और आप सबके प्रेम और आशीर्वाद स्नेह से जी मैं स्वस्थ हूँ। तो सर बताइए, और क्या वर्तमान में क्या क्या आपके प्रोजेक्ट हैं, क्या कर रहे हैं? और हाँ, स्पेशली हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप काफ़ी अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। जी। तो कहाँ पर आप अपनी कविताओं का, जैसे दूरदर्शन पे तो मैंने आपको काफ़ी सुना है, ऐसे ही कहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं? जी सकलान जी, अभी मैं लगातार
जैसे दूरदर्शन देहरादून जी और आकाशवाणी देहरादून, जी आकाशवाणी पौड़ी, रेडियो ऋषिकेश जी और सामुदायिक रेडियो चंबा, इन स्थानों पर कई कवि गोष्ठियों में मैंने शिरकत की है। जी। और हिंदी के क्षेत्र में मैं संपूर्ण भारत में लगभग 22 राज्यों में हिंदी साहित्य भारती से भी जुड़ा हुआ हूँ जी और साहित्य संगम संस्थान जी जो राष्ट्रीय मंच है, जी हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय मंच है और जो साहित्य संगम संस्थान राष्ट्रीय मंच है, इन सबसे जुड़ा हूँ। जी हिंदी साहित्य संगम संस्थान के लगभग 22 राज्यों में संस्थान की शाखाएं हैं जी 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 और प्रत्येक राज्य से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। और मेरा प्रत्येक राज्य की शाखाओं में लेखन कार्य चलता है। वाह। 35 से अधिक छंदों में मैंने अपना सृजन किया है और लगभग 3000 के आसपास मेरे पास सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र हैं। और अभी 2024-25 में जी अयोध्या में एक कवि सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसमें मैंने प्रतिभाग किया था जी। और काशी विद्यापीठ के द्वारा वहाँ पर हमें साहित्य, हिंदी साहित्य में मानद उपाधि हमको प्रदान की गई। वाह। तो ये 2025 की बात है। अच्छा। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी हमारा लगातार प्रयास जारी है जी जी जी। और अपने दुधबोली गढ़वाली के प्रति भी हम लगातार सजग हैं। सर, मेरा एक कभी कभी मुझे अंदर से पीड़ा भी होती है, जो हमारी 8 अनुसूचियाँ जिसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, काफ़ी काम इसके लिए सतपाल महाराज जी जब थे उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए आवाज़ उठाई थी, गढ़वाली और कुमाऊनी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आज भी हमारी गढ़वाली भाषा हो या कुमाऊनी भाषा हो, जी जी, इसको वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है जो इसको मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और जितनी भी हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, उनको एक तो लिपि पे काम चल रहा है और भाषा का जो मानकीकरण है उस पर लगातार काम चल रहा है जी। अभी लगभग 3-4 कार्यशालाएं भाषा मानकीकरण की हो गई हैं दिल्ली में, देहरादून में जी। 2 कार्यशालाओं में मैं भी था। अच्छा। और मानकीकरण के पश्चात लगातार प्रयास चल रहा है कि गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा इनको 8वीं अनुसूची में स्थान मिले। तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी और अपनी दुधबोली गढ़वाली, कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में स्थान देगी। नहीं सर, हम गवर्नमेंट पे तो डिपेंड होंगे जी, लेकिन क्योंकि आप गढ़वाली में एक बहुत चर्चित नाम बेलीराम कंसवाल जी हैं, आपने क्या कभी क्योंकि हर मुद्दे पे आप लिखते हैं, पलायन पे आप लिखते हैं, बेरोजगारी पे आप लिखते हैं, क्या आपने कभी इस ओर कुछ बिल्कुल लिखने की कोशिश की, जो ये जिसका मैंने जिक्र किया बिल्कुल था कि... बिल्कुल। मेरी एक कविता है गढ़वाली भाषो दर्द। अच्छा। गढ़वाली भाषो दर्द जी। बोले जानू मैं, बचे जानू मैं जी। ये शीर्षक च जी। ये शीर्षक पर मेरी कविता च जी। और भाषा मानकीकरण और विभिन्न स्थानों पर मैंने कविता को प्रस्तुतिकरण करी। जी। तो और हमारा क्षेत्र का जतका भी लोग छन ये प्रयास में लग्या छन, सब लिखना छन जी। और सतत प्रयास छन करना, सतत प्रयत्नशील छन। नरेंद्र सिंह नेगी जी से लिखते हैं और साहित्य के क्षेत्र में गढ़वाली साहित्य जो अंतिम पंक्ति के अंतिम कतार में जो खड़ो च, सब लोग प्रयास में लग्या छन। अब सफलता कब मिल दे ये देखने वाली बात है। नहीं, मैं अगर वैसे देखूं तो क्योंकि सरकार के खिलाफ लिखना एक्चुअल में कोई शायद चाहता भी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेलीराम कंसवाल जी क्योंकि हर मुद्दे पे बेबाक किसे लिखते हैं, लेकिन इस और थोड़ा सा बैकफुट पर हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को, अब हम सरकारी कर्मचारी के नाते जी 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 थोड़ा हमारा जरा प्रोटोकॉल अलग हो जाता है। जी जी। तो कुछ आचार संहिताएं हो जाती हैं। यानी कि अगर बेलीराम कंसवाल जी एज अ कवि अगर आने वाले समय में शिक्षण कार्य पूर्ण करने के पश्चात की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये मान सकता हूँ, हमारे दर्शक ये मान सकते हैं कि बेबाकी से निश्चित रूप इस और मतलब निश्चित रूप से अपने ध्यान बढ़ाएंगे। मतलब फिर भी गाए बगाए हम थोड़ा बहुत तो लिख ही देते हैं। जी जी। लेकिन फिर भी हमें कुछ बंदिशों में दर्द आपके अंदर है, लेकिन बयान करना थोड़ा
जी। मुश्किल है ना। ठीक है। और सर ये बताइए, जो आजकल का यूथ जी कलम उठाकर लिखना चाह रहे हैं, जी, क्या संदेश आप उसके लिए? यूथ का जो सबसे बड़ा कलम उठा करके लिखना, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो युग चल रहा है जी उसमें कलम बैक साइड पे जा रही है। जी यूथ हमारा लिखेगा तब जब पहले पढ़ेगा। जी यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग अध्ययन कम कर रहे हैं जी जी और लिखने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं। जी जी हम बोलने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, ग्रहण करने का कम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अध्येता बने, हम लोग अधिक से अधिक अपने अंदर जानकारियाँ इकट्ठी करें, जी जिससे हो सकता है उससे ज्ञान अर्जित करें, जी 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 तब जाकर उसका प्रस्तुतिकरण करें। ये संदेश मेरा आज के युवाओं के लिए है। तो पॉडकास्ट के सिलसिले को सर आगे बढ़ाएं, कुछ आपके दिल के करीब कोई अगर कुछ पंक्तियां हो जाएं। एक मेरी बहुत ही खास कविता था ये। एक बार मैं दिल्ली गया था, अच्छा। तो हमारा क्षेत्र का बहुत सारा लड़का दिल्ली में काम करता, जी 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 दिल्ली बम्बई, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। तो दिल्ली और बम्बई जब हमारा क्षेत्र का लड़का काम करदन, तो की क्या दशा होंगी, जी क्या बीती तो पर कितना संघर्ष करदन वो लोग। सर जो अब आप जिस मुद्दे पे शायद आप बोलना चाह रहे हैं, जी जी जी, ये तो अधिकांश हमारे उत्तराखंड के युवा है ना, वो कनेक्ट कर पाएंगे इस बात बिल्कुल। और उत्तराखंड के मैं तो समझ दूँ कि प्रत्येक परिवार से रिलेटेड है कविता। जी जी क्योंकि प्रत्येक परिवार को लड़का दिल्ली बम्बई और विदेशों में होटलों में काम चिकन हो, जी। और तय की जो संघर्ष की गाथा च जी से लगभग सब की एक जनी है। सर सुनाइए ना, बेताबी हो रही है। तो गाँव बेटे न गयूँ दिल्ली नौकरी की तलाश में, जी गाँव बेटे न गयूँ दिल्ली, एक बेरोजगार युवक की व्यथा और तय का संघर्ष पर आधारित है कविता। गाँव बेटे न गयूँ दिल्ली नौकरी की तलाश में, दुई रोटियों की आस में, सुख चैना प्रयास में, अफड़ों का सास में, बुरा दिनों का नाश में, अमीरी की प्यास में, गरीबी की त्रास में, गाँव बेटे न गयूँ दिल्ली नौकरी की तलाश में। पर दिल्ली जय के जिंदगी को सच का दगड़ी सामने हुए, दिल्ली जय के जिंदगी को सच का दगड़ी सामने हुए, जय को बल भरोस भारी सुइया पछाण हुए। यानी जय का बल पर गए तो तैन पछाण नि पछाण। पर दिल्ली जय के जिंदगी को सच का दगड़ी सामने हुए, जय को बल भरोस भारी सुई अपछाण हुए, लंगोटे यार थौका बारी दगड़े सु बेराण हुए, और रत बहने का धोरा देखियो सुबिने सुई काण हुए। वाह। यानी हमारे यानी मान्यता जो गढ़वाल में कि जो रतब्याणी का द्वारा यानी सुबेर का द्वारा जो सुबिनो देखे होंदो सो सच होंदो, जी जी, लेकिन ये जो सुबिनो देखे सो सच नहीं हुए। अब जब खास दगड़ियन धोखा दिली तो तब तय की स्थिति क्या हुई बोली तय को मार्मिक वर्णन च मेरो करी हूँ। धक्का मुक्का खैने में ने चकड़ी तुकी चास माँ, सीलमपुर वज्राबाद का बिहौज खास माँ, ओखला गयूँ सादरा गयूँ 30,000 या पास माँ, करौल बाग कनाट प्लेस गयूँ खजुरी खास माँ, नौकरी की तलाश माँ, दुई रोटियों की आस माँ, सुख चैना प्रयास माँ, अफड़ों का सास माँ, पूरा दिनों का नाश माँ। ओखला गयूँ सादरा गयूँ 30,000 या पास माँ, करौल बाग कनाट प्लेस गयूँ खजुरी खास माँ, मजनू का टीला गयूँ वखी लाल की लगयूँ, मजनों का टी लगायूँ वखी लाल की लगायूँ, खीसा खाली पेट खाली तनी भुकुती सुरयूँ, श्यौना कतें जगह नहीं मिली खाना कतें गफा नहीं मिली, और फले ओबर मूड़ी कभी बस अड्डा में बास रही। वाह। दुकानी गयूँ मॉल गयूँ होटल सनेमा गयूँ, इंडिया गेट RTO नोएडा फरीदाबाद गयूँ, चांदनी चौक माल रोड दिलसाद राज घाट में, कभी लंबू रूट पकड़ी कभी बाईपास में, नौकरी की तलाश में, दुई रोटियों की आस में, सुख चैना प्रयास में। वाह वाह वाह। और देखा ये लड़कों संघर्ष है जी। घाम तीस हिट दी रही हूँ, पसने अपड़ी फोंच दी रही हूँ, कभी बसों में लबड़िया दो कभी ट्रेनों में झूठेक गई हूँ, पर आसको वे नाच संगत सस्योण्या रिवाज में, गलेरिया मिजाज में, नौकरी की तलाश में, दुई रोटियों की आस में। तक मनखियों की भीड़ देखी, अब तक क्या शिक्षा पाई हुए ना, तक मनखियों की भीड़ देखी, सब्र गुट ईड़ देखी, सब्र गुट मनी सब बदलो खाणु चाहूँ। तक मनखियों की भीड़ देखी, सब्र गुटवी ईड़ देखी, प्रेम न अपनत्व कैम दया न कैम पीड़ देखी, और निर्दयी से धरती यानी अफड़ों का मन भी तीड़ देखी, तीड़ मनी दरार। जी।
बस झूठी छिन दिलासा वख झूठ मिल दो प्यार जी, जेम देखा वे मोख टरकणों की सार जी, अरे कोई नहीं कर दो कह कि तक नाव कभी पार जी, खीसा छिन डमडमत यार भला हजार जी, अरे खाले खिसवा दगड़े ना कोई घुमई अकल कार जी, गुरुग्राम अक्षरधाम सारा एनसीआर जी, जैम गयूँ जख गयूँ तक ही वही हार जी, कभी जमुना पार जी कभी जमुना वार जी, दो रोटियों की आसमां सुख चैना प्रयास। वाह वाह, बहुत सही। और सर अभी एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो आने वाला इस समय पे केवल लेखन के क्षेत्र में नहीं बल्कि किसी भी सेक्टर में अगर आप जाएं, एआई जी। एआई ने क्योंकि विकसित देशों में भी काफ़ी इफेक्ट डाला है, नौकरियों से लोग हाथ धो रहे हैं जी। तो इसका इफेक्ट आने वाले समय में, और आने वाले समय में क्या बल्कि आ ही गया है, अब तो एआई का बच्चे भी प्रयोग कर रहे हैं। जी। तो इससे कैसे निपटा जाए, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? अब तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति जी। अब इससे देखो ऐसा है कि प्रगति का तो एक मार्ग है एआई जी, लेकिन प्रगति कहीं हमारे लिए घातक ना बन जाए, ये चिंता का विषय तो रहेगा जी। लेकिन अब जैसे मैं परसों किसी कवि सम्मेलन में था, मैंने वहाँ पे एक कविता प्रस्तुत की तो मेरे बगल वाले किसी सज्जन ने उसी विषय पर एक कविता उसी समय तैयार कर दी। जी। तो हम शॉर्टकट जा रहे हैं उसमें, बिल्कुल सर, शॉर्टकट जा रहे हैं, तो गहराई में हमें जाने की आवश्यकता तो होगी जी। तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं अनुकूल तो नहीं रहेंगे जी। लेकिन ऐसा है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें ऐसे तालमेल बना के चलना पड़ेगा जी कि एक तरफ हमारा अध्ययन भी बरकरार रहे जी, और एक तरफ अगर एआई की आवश्यकता है तो उसका भी हम जी मतलब सहारा लें, सामंजस्य लेके हम चल पाए। बिल्कुल। तो चलिए सर, अंत में मैं चाहूँगा क्योंकि आपने चार धाम पे सुना दी और हमारे पहाड़ के युवाओं पे सुना दी, कुछ हास्य कविता अगर आपके पास हो हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। ससुराल का एक दिन, दामाद जब ससुराल में जाता है जी तो बड़ा खुश होकर जाता है। जी। लेकिन ये जो दामाद ससुराल में जा रहा है ये बड़ा डर के जा रहा है, क्योंकि इसको डांट पड़ती है ससुराल में। तो ससुराल में दामाद का कैसा स्वागत होता है तो सुनिए। निकला बन ठन कर मैं घर से जाने को अपनी ससुराल, आगे श्रीमती मैं पीछे पीछे मिला रहा था सुर में ताल। उनकी हर ख्वाहिश कर पूरी, जेब की हालत हो गई पतली, वो ताल बजाती मैं नाचे जाता, फिर भी ढूंढ निकाले गलती। यानी जितना कुछ करो सारा कम। पहुंचकर सबसे पहले मुझको जिसका डर था वही हुआ, सासू अम्मा द्वार खड़ी थी, हाय मेरा कल्याण हुआ। पर सारी आशंकाएं धूमिल, ये सूरज कहाँ से उदय हुआ, सासू माँ के लाड प्यार में मेरा भय काफूर हुआ। इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। साली चाय की प्याली लेकर बड़े अदब से पेश हुई, विश्वास न था अपनी आंखों पर आज ये क्यों खामोश हुई। पर गठबंधन की मेरी साथी चुपके से दल बदल गई, और सारे जन फिर मिले अचानक, मेरी तो सरकार गई। मैं हक्का बक्का बोल न पाया, वो तीर चलाए जाते थे और मेरे तीर कमान पर चढ़ने से पहले ही काटे जाते थे। मैं निपट अकेला संगी साथी, आज न कोई सहायक था, नींद खुली तो कांप रहा था, ये सपना बड़ा भयानक था। वाह। तो सकलानी जी सपना था जी। कम से कम ससुराल जाने वाले लोग, मुझे एक प्रश्न आया कि भाई साहब आप तो डरा रहे हो ससुराल जाने के लिए जी। तो मैंने कहा भाई एक सपना था, आप निश्चिंत होके जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर आपने कहा ये एक सपना था और हमारा सपना तो आपने खैर पूरा कर दिया। हमारे 12 मास के सारे दर्शकों का जो सपना था कि भाई कभी बलीराम कंसवाल जी कभी देहरादून राजधानी में बैठे हैं, कभी देहरादून से बाहर बैठे हैं, तो आप आज हम भी धन्य हैं सच में। मतलब मैं दिल से आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने समय निकाला, और आप क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी से भी आप बीच में जूझे हैं, तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा और आने वाले टाइम पे हमारे उत्तराखंड का मान सम्मान नाम आप ऐसे ही बढ़ाते रहें। फिर से सर एक बार पूरे 12 मास की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 12 मास टीम निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।